नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि नारी के लिए किया गया युद्ध शुरुआत करने वालों की मिट्टी में मिला देती है। पहलगांव की हृदय विदारक घटना पाकिस्तान के लिए एक ऐसे ही जंग की शुरुआत मानी जा रही है जो सुहागनों की मांग उजाड़कर खुद अपना कब्र खोद लिया है। भारत की नारी तभी तक तुलसी की तरह आंगन में सिमट कर रहती है जब तक उसके सुहाग को न छेड़ा जाए, उसकी अस्मिता को न छेड़ा जाए। पाक परस्त आतंकवादियों ने सारी हदें इस बार पार कर ली है और 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में एक ऐसी क्रूरता यानी निर्ममता पूर्वक घटना को अंजाम दिया है जिससे पूरे विश्व की रूह कांप गई है। अब हिंद की नारी दुर्गा का रूप ले चुकी है, हिंद की नारी चंडी का रूप ले चुकी है, उनके इरादे चंडी के हो चुके हैं। तो क्या ऐसे में पाकिस्तान भारत का सामना कर पाएगा? विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स के जानकार डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी हैं, जो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है स्टूडियो में शर्मा जी। धन्यवाद पांडे जी। सर, आप ये बताइए कि युद्ध जैसी स्थिति बन गई है जी। पाकिस्तान ने जो 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरह से लोग छुट्टियां मना रहे थे, उसमें कई ऑफिसर थे, कई हमारी अभी सुहागनें थी जिनके अभी हाथ की मेहंदी नहीं खत्म हुई थी जी। जिनके हाथ की चूड़ियां अभी लाल थी, उनके शौहरों पर जिस तरह से कायराना हरकत किया गया, आतंकवादी हमला किया गया और जिस तरह से हृदय विदारक घटना उसके साथ में आया, तो क्या पाकिस्तान उस सुहागन की या उस सिंदूर से लड़ाई कर पाएगा इस बार? पांडे जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये विश्व भर में आतंकवादी घटनाएं पिछली सदी से जो अंत में शुरुआत हुई और ये जो चौथाई सदी बीत चुकी है 21वीं सदी की, इसमें हजारों आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन खासकर ये जो 22 अप्रैल की पहलगांव की घटना है, ये इस आतंकवाद को सबसे निम्नतम स्तर पर ले जाता है, ये रसातल को ले जाता है। ऐसी घटना जिसकी की कल्पना भी हम अपने स्वप्न में भी कल्पना न कर पाएं, ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जिसकी पूरी दुनिया में जिसकी भरसक निंदा हो रही है और जिसके लिए जितने भी शब्द हमारे शब्दकोश में हैं इसकी निंदा के लिए, वो थोड़े पड़ जाएंगे। और हालांकि अभी ऑफिशियली वार डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन पिछले जो कुछ दिनों का परिदृश्य बना है तो ये फुल फ्लेजेड वार की तरफ जा रहा है और लगता है कि अगले 2-3 दिन या उससे भी कम समय में भारत में आपातकाल इमरजेंसी घोषित होने के बाद एक फुल फ्लेज युद्ध का आयाम इसको मिल जाएगा। और आपने ठीक कहा कि जो नारी की अस्मिता का जहाँ प्रश्न होता है, जहाँ उसके सुहाग का प्रश्न होता है, तो वहाँ पर आप देखें कि जो भारत के जो बड़े महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण, तो महाभारत भी द्रौपदी के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया, जिसमें कि 18 अक्षौहिणी सेना पूरी नष्ट हुई पांडवों और कौरवों की, और माता सीता की अस्मिता की रक्षा के लिए भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई करके माता सीता को मुक्त कराया। 1947 में जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ और तब से उसकी मंशा साफ नहीं नजर आ रही है। रह रह के हमारे सीमाओं पर गोलाबारी करना, रह रह के छुपके वार करना, ये उसकी नीयत में शामिल है। इस बार भी इसने उसी तरह से हमला किया और हमला करके हमारे कम से कम 26 लोग जो किसी भी तरह की घटना से निर्बाध होकर, यानी वहां पे छुट्टियां मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। ऐसी स्थिति में जो हमला करके जो उसने चैलेंज किया है, सरकार को भी उसने चैलेंज किया कि जाकर अपने सरकार को बता दो कि हमने ये कांड कर दिया है। इस चीज को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, आपने अगर इतिहास पर थोड़ी चर्चा करें तो सन 47 में 2 राष्ट्र बनने के बाद भारत और पाकिस्तान, तुरंत बाद सन 1948 में पाकिस्तानी फौज ने कबाइलों की वेशभूषा में कश्मीर पर आक्रमण किया, जम्मू कश्मीर पर, और उसका 1/3 हिस्सा जो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उस पर कब्जा किया, और उसका कुछ हिस्सा, एक हिस्सा
चीन को दे दिया, जो अक्साई चीन कहा जाता है, लद्दाख से लगा हुआ। तो उस समय की तत्कालीन भारतीय सरकार की ढुलमुल नीतियों और कमजोर नीतियों के तहत वो हिस्सा अभी 75 साल बाद तक भी हम नहीं छुड़ा पाए हैं अपना, और वैधानिक रूप से वो भारत का ही अंग है, क्योंकि भारत की विधानसभा में और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित है कि वो भारत का हिस्सा और हम उसको लेकर रहेंगे। और साथ ही उस इलाके की जो विधानसभा की जो सीटें वो अभी भी खाली वैकेंट छोड़ी जाती हैं। तो ये हिस्सा निश्चित रूप से ही भारत का आधिकारिक ये हिस्सा है और इस पर यह अधिकार निश्चित ही होगा। तो इसमें अगर ऐतिहासिक दृष्टि से चर्चा करें तो सन 48 के बाद चीन का जो युद्ध हुआ 1962 का, उसके तुरंत बाद सन 65 में 1965 में पाकिस्तान ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। उस पर भी उसके युद्ध की लिप्सा शांत नहीं हुई, तो 1971 में उसने फिर से भारत पर आक्रमण किया। और इसके पश्चात फिर 1999 में कारगिल युद्ध, छद्म युद्ध, उसके बाद फिर आतंकवाद को प्रश्रय देना, एक छद्म युद्ध करना, प्रॉक्सी वार करना, वो उसकी पिछले 90 के दशक से उसकी नीति बन चुकी है। और पूरे विश्व में वो एक्सपोर्टर है टेररिज्म का, और दुनिया में कहीं भी कोई तो दुनिया मान चुकी है, दुनिया मान चुकी है, पूरे विश्व में एक्सपोर्टर है। जी। एक सवाल और हम आपसे लेते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच की इस तरह से जो टसल चल रही है और 93,000 उनके फोर्स को हम लोगों ने बंधक बना लिया था जी, तो क्या भारतीय हुक्मरानों की कमी नहीं मानते हैं उनको छोड़ना? 1971 की लड़ाई में सबसे बड़ा अगर कोई उसका लाभ हुआ तो वो पाकिस्तान था। उसका कारण ये है कि जो हमारे फौजी, हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, हमारी बहादुर सेनाएं जो भी युद्ध के मैदान में जीता उन्होंने, वो हमने शिमला एग्रीमेंट के टेबल पर गंवा दिया। हमने उनके 93,000 फौजियों को कैद किया ढाका में, और उसके बाद हिंदुस्तान की अलग अलग जेलों में रखकर उनको हमारे टैक्स पेयर के पैसे पर उनको पाला, उनको खाना खिलाया, उनको रखा यहाँ पर, और उसके बाद उनको वापस पूरा छोड़ दिया। और उसके बाद लगभग 3,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लाहौर तक भारत ने जो पश्चिमी फ्रंट पर जो कब्जा किया था भारत की फौज ने, वो भी उनको लौटा दिया। और उसके बाद यहाँ पर आकर एक मिसेस गांधी और भुट्टो के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट, जिसके तहत कि दोनों जो हमने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको हम पार नहीं करेंगे, और वो भी हमने मान लिया। तो इसका युद्ध भारत ने जीता, और इसका सबसे बड़ा लाभ पाकिस्तान को हुआ, सरकार की ढुलमुल, कमजोर और अदूरदर्शी नीतियों के तहत। लेकिन इस बार भारत का मुकाबला, आप मत भूलिए कि इस बार भारत का मुकाबला ऑपरेशन सिंदूर से है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है, जो हमारे सैन्य हुक्मरानों ने और भारत के हुक्मरानों ने जो मिलकर जो नाम रखा है इसका, ये हमारे जनमानस को कितना छूता है और कितनी इसमें एनर्जी आपको दिख रही है इसमें? देखिए, एक लक्ष्मण रेखा थी जो माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने पंचवटी में खींची थी, जिसमें कि वो एक सुरक्षा कवच था उनका। तो वो लक्ष्मण रेखा जिसको कि रावण पार नहीं कर सकता था, तो फिर वो छद्मवेश बनाकर आया। तो ऐसे ही पाकिस्तान का जो स्वरूप है कि जो भारत की लक्ष्मण रेखा है, जो भारत की फौज है, जो भारत की नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, उससे जब वो सीधा मुकाबला नहीं कर पाता तो वो छद्म वेश में, आतंकवादियों के वेश में, फिर इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तानी फौज के समर्थन से यहाँ पर आकर बच्चों को मारना, नागरिकों को मारना, सिविल सोसाइटी के लोगों को मारना, महिलाओं से बदसलूकी करना, उनको मारना, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। तो पाकिस्तान विश्व का एक ऐसा देश है जिसके पास न कोई एथिक्स है, न वैल्यूज है, न मूल्य हैं, न वो किसी अंतरराष्ट्रीय कानून को मानता है। तो ऑपरेशन सिंदूर सीधा हर भारतवासी को इसमें इन्वॉल्व करने का एक, मैं तो बड़ी इसकी प्रशंसा करता हूं जिसने भी ये नाम दिया है, भारत सरकार के जिस भी अधिकारी या जिसने भी, कि ऑपरेशन सिंदूर वो एक चीज है जो समस्त भारतवासियों को एकजुट करेगी और इसके खिलाफ इनके परपेटर्स और जो आतंकवादियों ने जो इस घटना को अंजाम दिया है उनको एलिमिनेट करने में ये सिंदूर उसी लक्ष्मण रेखा की तरह करेगा, इसके स्पर्श करते ही वो सब खाक हो जाने चाहिए। बहुत अच्छा। अभी एक और सवाल लेते हैं आपके कि पहलगांव की घटना के तुरंत बाद हमने आक्रमण नहीं किया पाकिस्तान पे, जबकि हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि भाई भारत एक बहुत ताकतवर राष्ट्र है, भारत के पास अमोघ मिसाइलें हैं, भारत के पास ये है, भारत के पास वो है। जनता ये जानना चाहती है कि हमने तुरंत घटना के बाद हमने क्यों नहीं अटैक किया। इसकी थोड़ी सी मैं आपको फिर से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा।
सन 1971 का वार जब शुरू करना था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय के जनरल मानेक शाह को अपने ऑफिस में बुलाया और उनको कहा कि ईस्ट पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें तुरंत इंटरवीन करना पड़ेगा, और वहां से करोड़ों शरणार्थी भारत में आ रहे हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन रहे हैं, और साथ ही वहां पर पाकिस्तानी फौज जो वहां के मूल बंगला निवासी हैं उन पर बहुत अधिक अत्याचार और जुल्म कर रही है। तो हमें तुरंत इंटरवीन करना चाहिए और ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करा के एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देना चाहिए। तो उस पर जनरल मानेक शाह ने जवाब दिया कि मैडम, अभी फौज तैयार नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और ये अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो ये नवंबर दिसंबर में जाकर हम अपनी फौज को मोबिलाइज करके तैयार करके करेंगे, तो हम दिसंबर तक की हमें इंतजार करनी पड़ेगी, और बीच में मानसून का सीजन भी आता है, उसमें तो हम अटैक कर नहीं सकते। तो हालांकि वो कन्विंस नहीं हुई उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने कन्विंस किया, 7-8 महीने उस युद्ध को रोका, अपनी तैयारी पूरी की, और उसके बाद फिर ये बताते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी फौज को हराकर बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, दुनिया के मानचित्र पर एक बांग्लादेश नाम का नया राष्ट्र का निर्माण कर दिया। तो हर किसी, ये देखिए, ये इतना बड़ा एरिया है, हमारी लगभग 3000 किलोमीटर की बाउंड्रीज पाकिस्तान से लगती हैं, जिसमें कि हमारे जम्मू कश्मीर से लेके उसके बाद पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात के एरिया सारे हमारे पाकिस्तान। तो पहले हमें सेल्फ डिफेंस भी करना है कि उनकी तरफ से भी आक्रमण हो, तो उसे रोकने के लिए हमें पूरा डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है आर्मी का। ये तो है नहीं कि एकदम से उठा के कर देंगे, बीएसएफ को पीछे करना पड़ता है, आर्मी को आगे आना पड़ता है, तो ये सारे डिप्लॉयमेंट करने पड़ते हैं, सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है, अटैक किस मोड पर होगा, अपने नेवी को भी डिप्लॉय करना पड़ता है जैसे अरेबियन सी वगैरह में, और एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखना पड़ता है। इस सब में फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत जल्दी ही जवाब दे दिया, लगभग 2 हफ्ते के अंदर। इसमें तो शायद और भी समय लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी भारत ने अपनी दिन रात युद्ध स्तर पर तैयारियां की और लगभग 2 हफ्ते के अंदर अपनी पूरी सुरक्षा कवच को कर और फिर उसके बाद पाकिस्तान पर उनके कैंप्स पर अटैक करके पूरा उनका नेस्त नाबूद कर दिया। शर्मा जी, आप गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल पक्ष रख रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि तैयारी में टाइम लगती है, समय लगती है। तो क्या ये जो हमारी मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, जिसमें जिस तरह से वो खबरें चलती है कि हम पाकिस्तान को चुटकी में मिटा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो इसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? वैसे भी मीडिया वॉर जो चल रहा है, तो वार ट्रायल मीडिया, तो मीडिया में ऐसा है कि मीडिया को टीआरपी बढ़ाने के लिए, जो मुझे ये खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उन्होंने, अगर आप किसी भी चैनल पर, न्यूज चैनल पर अगर आप देखेंगे भारत पाकिस्तान को जो कवर कर रहे हैं जो इस समय, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे एक भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कवर कर रहे हो। अब इस बॉल पर छक्का लग गया, ये विकेट गिर गया, ये चौका लग गया, ये जीतने वाला है, अब इतने रन चाहिए इस ओवर में। तो इस तरह से वो उसका लाइव टेलीकास्ट ऐसे हो रहा है जैसे क्रिकेट मैच का आईपीएल का टेलीकास्ट कर रहे हो। तो एक युद्ध इस तरह से नहीं लड़े जाते, इसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी होती है। प्रधानमंत्री पूरे 24/7 अपने वॉर रूम में बैठे हैं, वहां पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, सारा पूरा पैराफर्नेलिया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको ध्यान में रखकर इस तरह की चीजें की जाती हैं। और आप ये देखें कि वो तो उस मीटिंग रूम में, क्लोज मीटिंग रूम में जो कुछ भी हुआ बाहर तो आता नहीं, तो ये मीडिया अपने ही कयासों से, या अब आप ये देखें कि जो 10 सेकंड का स्लॉट है, किसी ने मुझे बताया था कि 10 सेकंड के स्लॉट के जो एडवर्टीजमेंट के रेट्स हैं इस समय स्काई रॉकेट हो चुके हैं जो इसमें है न्यूज चैनल्स के अंदर, और वो करीब 4.5 लाख रुपए पर सेकंड तक पहुंच चुका है, क्योंकि इस समय बहुत मैक्सिमम उसका व्यूअरशिप हो रहा है। तो उसको एक सनसनीखेज बनाने के लिए अपने जगह जगह अपने संवाददाता जो छोड़े हुए हैं उन्होंने, उनको पूरे मिलिट्री अटायर में उन्होंने रखा हुआ, हेलमेट पहना हुआ इस तरह, हालांकि उसकी शायद जरूरत नहीं है, और ब्लैकआउट करके इस तरह से पूरा सनसनीखेज बनाकर उसको, और फिर एक नीचे इसमें चलता है कि एक्सक्लूसिव इस चैनल पे आप देख सकते हैं। तो वो अपनी सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के उद्देश्य से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी भारतीय मीडिया को, चाहे देखिए जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध शुरू होता है या चाहे टसल शुरू होती है, तो दोनों तरफ की मीडिया दुष्प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा करती है। लेकिन हमारी मीडिया के कुछ रिनोन्ड जो संस्थान है, वो इस तरह से हमारे जनता को नसीहत देती है कि अब आप लोग ब्लैकआउट होगा तो आप लोग ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बाहर की मीडिया मत देखिए, अंदर की मीडिया नहीं देखे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग क्रिकेट मैच की तरह जो भी हमारे बीच में जो अभी चीजें आ रही है, जो युद्ध आ रहा है, जो लड़ाई का एक माहौल बन रहा है, इसको आप बॉल टू बॉल
आप लोग बिल्कुल वो ना करें, प्रचारित ना करें, क्योंकि उसमें अधिकांशतः कई चीजें जो होती है वो गलत होती हैं, जो हमारे सेना के वक्तव्य हैं उनसे उनसे बिल्कुल अलग होती है। तो उसी पे फोकस करें, इसको क्रिकेट मैच या 2020 का क्रिकेट मैच ना बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपसे हम सवाल लेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा जी कि 2 सप्ताह टाइम लग गया हमें तैयारी करने में, जी और तैयारी करने के बाद हमने ऐसा निशाना साधा कि उनके 3 किले जो थे, यानी कि अगर हम देखें तो जैश के हो गए, फिर देखें तो आपके उनके हो गए, आपके लश्कर के हो गए, और फिर एक और जो था, ये उनके तीनों का जो सेंटर था उसको हमने तबाह कर दिया। ये सच्चाई थी, सेना ने भी इसको कबूल कर लिया है कि सच्चाई है ये। इसके बाद जो अगले दिन अटैक हुआ, अगले दिन अटैक किया, उसमें रात को, ठीक वही रात को शुरू हुआ, 8:30 बजे से रात को शुरू हुआ और 1 बजे तक गया, जिसमें 500 हमारे जो पाकिस्तानी जो द्रोण थे वो हमारे, जिनको कि हमने मार गिराया। इसकी जो रिपोर्टिंग हुई हमारे यहाँ, पाकिस्तान के तो छोड़ दिया, पाकिस्तान तो सारी चीजें हवा में होती है, हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग आई है वो वास्तव में वो दुखद घटना है। वैसे भी क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये इस समय आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एक तो सबसे पहले जो हमारा ये जो स्ट्राइक किया भारत सरकार ने, भारतीय फौज, एयरफोर्स ने, जो भी जो नॉन के पिन पॉइंट करके, जो तो सबसे पहले तो हमारी गुप्तचर संस्थाओं और हमारे जो भी क्लिनिकल प्रिसिजन के साथ इन्होंने काम किया, तो वो बड़े बधाई के, साधुवाद के पात्र हैं। और बिल्कुल बताया जाता है कि उन्हीं के हेडक्वार्टर्स पर लश्कर के, जैश के और भी जो उनके हिजबुल के इनके उन्होंने आक्रमण किया। 9 स्थानों पर करीब 21 या 23 स्ट्राइक किए गए मिसाइल्स के, और उन्होंने ये समझिए कि जो उस हेडक्वार्टर के आसपास की जो सिविल जो मकान रहे होंगे, जो सिविल सोसाइटी थी, उनको जरा सा भी हार्म नहीं किया और पूरे क्लिनिकल प्रिसिजन के साथ बिल्कुल ठीक वहीं पर अटैक किया। तो इसके लिए सभी इसमें बधाई के पात्र हैं। और एक प्रोफेशनल आर्मी में और एक आतंकवादियों के, एक ये समझिए कि एक जो ट्राइब जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि पाकिस्तान की, तो उसमें बहुत अंतर होता है। उनका काम होता है कि निर्दोषों को मारना, बच्चों को मारना, महिलाओं से बदसलूकी करना, उनको मारना, और एक जो प्रोफेशनल आर्मी होती है वो इस तरह के वो करती है। अब तो पानी के भी जानकार हैं, इंटरनेशनल नेशनल नदियों के भी जानकार हैं। तो अभी जो स्थितियां बनी है, जो भारत ने अपना पानी रोक दिया है, संधि को खत्म कर दिया है, और फिर पता चला कि उसने पानी छोड़ दी बारिश की वजह से, तो इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे? सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक भी एक पार्टी थी, तो उसके तहत जो सिंधु, चेनाब और सतलज, ये जो वेस्ट बाउंड रिवर्स थी पाकिस्तान जाने वाली, जो कि सिंधु नदी में मिलती थी, तो इनका 80% कंजम्पशन पाकिस्तान को दिया गया और 20% भारत को दिया गया, वो भी नॉन कंजम्पशन यूज के लिए, कि हाइड्रो पावर बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, इस तरह से दिया गया। तो इस तत्कालीन ये हमारे जो एक और फिर गलती सरकार की उस समय, जो एक ब्लंडर था जिसका कि हमें भुगतना पड़ रहा है अभी तक, तो उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को दिया, 20% पानी हिंदुस्तान को दिया, और वो पानी भी हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, और वो भी 20% पानी का अधिकतर भाग जो है सिंधु नदी के रास्ते, कराची के रास्ते और फिर अरब सागर में जा मिलता था। तो अब भारत सरकार ने इस समझौते को कैंसिल कर दिया है, एबेंस में डाल दिया, फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसकी वजह से भारत सरकार बाध्य नहीं है पानी को रोकने के लिए, छोड़ने के लिए, कोई उनको डेटा नहीं देना, कोई डेटा शेयरिंग नहीं करनी। इसके तहत आपने देखा होगा कि जैसे ही सिंधु नदी पर भारत ने समझौता फिलहाल रद्द किया, तो उसके बाद चेनाब रिवर में भारत ने पानी रोक लिया, जिसकी वजह से उसका जो 27 फीट का एक नॉर्मल जो डेप्थ होती थी, वो 5 फुट या उससे भी नीचे आ गई, और लोग वहां पर पहुंच गए, और वो त्राहिमाम वो कर रहे हो। नहीं, वहां के लोग, जो भारत के लोग थे, वो पहुंचकर वो नदी पार कर रहे हैं, और पिकनिक स्पॉट एक उन्होंने नदी को बना दिया। उसके बाद फिर हिमाचल और कश्मीर में अभी बारिश काफी हो गई पिछले कुछ दिनों में, तो फिर जब डैम भर गया तो भारत ने पूरा वो डैम के गेट्स खोल दिए, और पूरा फिर फ्लड एक पाकिस्तान में चला गया। यानी कि पाकिस्तान पर भारत का जल प्रहार भी हो रहा है, ऊपर से अग्नि वर्षा हो रही है, नीचे से जल प्रहार हो रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अब ये पंच महाभूत जब मिलेंगे तो ये जो शिव के त्रिशूल से भी अधिक प्रलयंकारी होगा, और ये पाकिस्तान की इस दुर्भावना का समूल नाश करने में पूरी तरह से सक्षम होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब हम आपसे ये जानेंगे कि वार कितने प्रकार का होता है। अगर हम वार में जा रहे हैं
तो वार कितने प्रकार का होता है और पाकिस्तान कब तक टिक पाएगा। आपने सही बताया है कि ये शंकर के त्रिशूल की तरह से भी ये भयंकारी है, प्रलयंकारी है। तो आप मुझे बताएंगे कि वार अभी हम किस स्टेज में हैं और वार की स्थिति क्या होती है अभी। देखिए, कई लोग पीछे ये आक्षेप लगाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश में कम रहते हैं, विदेश में ज्यादा जाते हैं। और पिछला आप उठा के देखें तो उन्होंने लगभग पिछली 2 टर्म में और ये तीसरी टर्म है तो अधिकतर जो मुख्य देश हैं सबको कवर कर लिया और कई जगह तो उन्होंने 1 से ज्यादा विजिट्स किए हैं। तो ये कूटनीतिक वार जो कि अब हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के पक्ष में उंगलियों पर गिने जाने वाले देश हैं और भारत के पक्ष में पूरा विश्व खड़ा है। तो ये कूटनीतिक वार होता है, डिप्लोमेसी ये होती है। और इसके बाद आता है आर्थिक वार, जिसमें कि जैसे हम उसके अर्थव्यवस्था पर फंड्स को बंद करें, आईएमएफ से रिक्वेस्ट करें कि ये पूरे फंड्स जो डाइवर्ट कर रहे हैं आतंकवादियों को प्रेशर देने में, तो हम उसको आर्थिक उसकी वो रोक सकते हैं जो वहां से बाहर से उसको मिलता है, जो असिस्टेंस मिलती है। और इसके अलावा फिर उसके बाद फिर है आपका इसके बाद हमारी सैन्य तैयारी होती है जो कि हमारी पूरी तरह से सक्षम है, थोड़ा बहुत समय लगता है। उसके बाद कुछ सीमित क्षेत्रों में झड़प वगैरह होती है, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर है या कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ ऐसे अभी जो चल रहा है सीमित झड़प। हाँ, अभी सीमित झड़प का इसको कह सकते हैं। और उसके बाद फिर पूरा युद्ध आता है, उसके बाद फिर सीमित परमाणु वार हो सकता है और उसके बाद फुल फ्लेज ये न्यूक्लियर वार में परिवर्तित हो सकता है। अब इसमें यह है कि किस स्तर पर पाकिस्तान इस चीज को ले जाना चाहता है, तो भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और भारत का इस समय देखिए कि जो भारत की डिप्लोमेसी को कितना काम की, कि जो इस समय भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 जो कि रशिया से पिछले साल परचेज हुआ था और काफी देश दुनिया के ये चाहते थे कि ये न ले पाए। तो S-400 इस समय दुनिया का सबसे बढ़िया सुप्रीम एयर डिफेंस सिस्टम है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो हजारों ड्रोन और 20 मिसाइलें वगैरह छोड़ी तो कोई भी लैंड नहीं कर पाई, वो आसमान में ही नष्ट कर दी गई। तो वो ये बताया जाता है कि ये जो इजराइल का आयरन डोम है जो कि विश्व प्रसिद्ध है कि उसमें आने वाली किसी भी चीज को वो तुरंत कैप्चर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये S-400 उससे भी बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम है। दूसरा, जितने भी ड्रोन भारत ने आयात किए वो सारे इजराइल से किए हैं और इजराइल के ड्रोन ये आत्मघाती होते हैं, ये वहां पर पहुंचकर उस पूरे ठिकाने को नष्ट कर देते हैं। तो ये डिप्लोमेसी भी देखिए आप, और उनके जो हमें मिले। और बाकी फिर हमारी जो फौज है वो तो विश्व की पूरे इस ब्रह्मांड की पूरे यूनिवर्स की सबसे बढ़िया हमारी फौज है, तीनों सेनाएं हमारी। तो ये निश्चित ही मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना सब होते हुए फिर हमारे आगे कोई बहुत ज्यादा टिक पाएगा। चलिए, तो ये रही डिटेल में विस्तृत जानकारी जो सेना के हिसाब से है, अखबारों के हिसाब से है और जो और जानकारियां हैं उसके हिसाब से है, ताकि आपको ये दिया जा सके और आप इन चीज़ों पर विश्वास कर सकें। तो सरसरी निगाह में हमें बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच झड़प शुरू हो गया है जो युद्ध में जल्दी बदलने वाला है। इसमें हमने उनके 3 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है जो तीनों आतंकवादी ठिकाने थे। इसके बाद पाकिस्तान ने रिवर्स हमारे ऊपर अटैक किया। जो ड्रोन थे, जो एक खिलौने की तरह ड्रोन थे जो चीन निर्मित थे, 500 की संख्या में थे, उनको भी हमने मार गिराया। और फिर 9 तारीख को हमने फिर इनके 2 जो मिसाइल थे जो हमारे ऊपर आ रहे थे उनको भी हमने मार गिराया है। तो इस तरह से पाकिस्तान अभी बिल्कुल हतप्रभ है कि वो अगला स्टेप क्या ले। बाकी वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, कैसे होगा, आपने इस चर्चा में विस्तृत आपको जानकारी दी गई। आगे की सही जानकारी के लिए फिर हम आपका साथ अगले दिन प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।